जय हिंद साथियों, मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट। मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास कोई ना कोई जानकारी भेजता रहता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास जो हमारे पूर्व सैनिक ECHS कार्ड जिन्होंने बनवा रखा है उनके लिए किस प्रकार से उनको रेफर लेना है, कितने दिन के लिए होता है, किस प्रकार से दवाइयाँ लेनी हैं, किस प्रकार से क्लेम करवाना है, इनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती रहेंगी और इसको लाइक कर दीजिए और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि किसी न किसी भाई को जिसको पता नहीं हो, सैनिक भाई, उनको पता लग जाए और उसका फ़ायदा उठा लें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं सभी, इनमें अधिकतर ECHS से जुड़ गए हैं और जो नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अपना ECHS कार्ड नहीं बनाया है, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस ले रहे हैं 1000 रुपया, तो उनको तो मैं यही राय दूंगा, सलाह दूंगा कि वो अपना ECHS कार्ड बना लें, क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर कभी कभी इतनी अधिक ज़रूरत पड़ जाती है कि इसका बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब जो ये ECHS कार्ड है, किस प्रकार से ये काम करता है, किस प्रकार से इसके लिए आपने जाना है और क्या क्या इसकी फैसिलिटी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने ECHS कार्ड आपके पास, सबके पास में है, कोई आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपने वहाँ जाकर के डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सारे हमारे फौजी भाई हैं और सिविलियन भी हैं, डॉक्टर साहब हैं और सिविलियन हैं। फौज की तरह आप वहाँ पर सावधान होकर के पीछे पीछे नहीं देखना, आप सीधी जाकर घर एक बात करना है। आपने जाना है, अपना कार्ड लेना है, उस कार्ड को जो रिसेप्शन में टोकन कार्ड को देना है, वहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा। टोकन नंबर पे लिखे होंगे आपका सीरियल नंबर ये है जो भी है। उसके बाद अपना आराम से बैठ जाना है, कहीं खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको डॉक्टर साहब जो है सीरियल नंबर वाइज वहाँ पर नंबर दर्शाते रहेंगे और उसके अनुसार जब आपका नंबर आता है आप जाइए डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर जो हैं पूरे सिविलियन हैं और आराम से सुनते हैं, आराम से उनको सुनाइए अपनी कहानी, और जैसी भी दवाइयाँ हैं आपको लेते हैं तो ठीक है। अगर आपको नॉर्मल तकलीफ़ है आपको वहाँ पर वो दवाई दे देते हैं, अन्यथा आप उनको सीधा बता दीजिए कि सर मेरे को यहाँ पर दवाई नहीं लेना है, मेरे को जो हॉस्पिटल में दिखाना है उससे पहले आप किसी भी हॉस्पिटल में पता कर लीजिए कि जिस संबंधित की आपकी कोई तकलीफ़ है, हार्ट से संबंधित है, घुटनों से संबंधित है, नसों से संबंधित है, दिमाग में से संबंधित है, ठीक है नहीं, न्यूरो से संबंधित है, कोई भी जिस संबंधित से आपकी तकलीफ़ है वो आप उससे पहले किसी भी पढ़े लिखे लड़के से, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या घर में आपका बेटा पोता जो है किसी से भी एक बार ये चेक करा लीजिए कि भाई इससे संबंधित डॉक्टर कौन सा अच्छा है, किस हॉस्पिटल में अच्छा है, वो पता लग जाता है। आपके नज़दीक सिटी में कौन सी सिटी में कौन सा डॉक्टर है, आप वहाँ पर जाइए, सीधा उस डॉक्टर को बताइए जो आपको ECHS में बैठा हुआ है, जिसके लिए आप गए हैं, कि जी मेरे को इस सिटी का रेफरल दे दो, आप मेरे को रेफर कर दो यहाँ पर से आप, ठीक है नहीं। तो आप सीधा रेफ़र के लिए बता दीजिए उनको, वो आपको उसी समय रेफ़र कर देंगे। आप थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे, आपका रेफ़र आ जाएगा वहाँ से। रेफ़रल को आप ले लीजिए और फिर जो है जिस हॉस्पिटल में आप जाना चाहते हैं, जिस डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, सब हॉस्पिटलों के डॉक्टरों के नंबर नेट के ऊपर दिए होते हैं, या उनके साइट के ऊपर दिए होते हैं, या उस हॉस्पिटल के उसमें लिंक में दिए होते हैं। आप उस हॉस्पिटल का उसमें वो करोगे, सारे डॉक्टरों के आ जाएंगे, किस डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है, किस डिपार्टमेंट में है,
उस डॉक्टर को आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए उस हॉस्पिटल से। ऐसे मत जाना, ऐसे जाओगे तो हो सकता है उस दिन वो डॉक्टर मिलेगा नहीं कोई, और फिर आप क्योंकि वहाँ पर अपॉइंटमेंट पहले हो रखे होंगे तो कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आजकल कोई भी पढ़े लिखे लड़के जो है वो देख करके अपॉइंटमेंट ले करके दे देते हैं, कोई भी, ठीक है नहीं, किसी को बोलो आप, या आप खुद कर सकते हो। आजकल नए सभी कर सकते, पुराने वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारे से पुराने वाले थे उनके लिए। आजकल हमारे बाद में जो आ रहे हैं, 2013 में मैं आया था सुधार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट 34 साल करके, तो उसके बाद तो सभी पढ़े लिखे आ रहे हैं। हमारे से पहले थे कुछ जो बुजुर्ग लोग थे, तो आप अपना उसका अपॉइंटमेंट ले लीजिए डॉक्टर का। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप ऊपर अपना रेफर लीजिए, रेफर जो आपको मिला हुआ है रेफरल ECHS से, आप अपना ECHS कार्ड लीजिए, आप अपना आधार कार्ड लीजिए। वैसे आधार कार्ड तो अभी, हाँ आधार कार्ड भी ले लीजिए क्योंकि अभी सभी जगह लेटर सर्कुलेट नहीं हुआ होगा। आधार कार्ड ले लीजिए, बस ज़्यादा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ काउंटर पर जाइए, आप सीधा किसी किसी हॉस्पिटल में एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से काउंटर खोले हुए हैं, किसी किसी हॉस्पिटल में वहीं पर जो है काउंटर एक कंबाइंड बनाते हैं। वहाँ पर उनको अपना रेफरल दीजिए, अपना ECHS कार्ड दीजिए, और जो है अपना वहाँ से बिल बनवा लीजिए जिस डॉक्टर का आपने अपॉइंटमेंट ले रखा है। बस बिल बनवा करके आप सीधा उस डॉक्टर के पास पहुँच जाइए, ठीक है। अब जो ये बातें थी डॉक्टर तक की, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रेफरल आप लेंगे उसके बाद बताऊँगा मैं बाकी कहानी। पहले रेफरल के बारे में बताता हूँ कि रेफरल जो आप लेंगे वो कितने दिन के लिए वैलिड है, कितने डॉक्टर को दिखा सकते हो, कितनी बार दिखा सकते हो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत इजी कर दिया है। आज से 3 महीने पहले, सितंबर से पहले, ये डॉक्टर जो रेफरल देते थे, कोई सैनिक भाई गया होगा सितंबर से पहले तो उनको 1 महीने का दिया होगा, तो अभी वो 1 महीने का चक्कर नहीं है। अभी जो है ECHS ने 3 महीने का रेफरल दे दिया है, 3 महीने का रेफरल दे दिया है। और ये जो लेटर है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ECHS अर्जेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी थमिया मार्ग नियर गणिपत सर्कल दिल्ली, 2 सितंबर का लेटर है। उससे पहले ही 1 महीने का रेफरल देते थे। अब जो है आपको 3 महीने का रेफरल मिलेगा। सभी जगह जो है ये इशू हो रखा है, सभी ईस्टर्न कमांड में सब जगह ECHS को रीजनल सेंटर को इशू हो रखा है, ठीक है नहीं। रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसेस इन ECHS के रेफरल प्रोसेस के लिए जो गाइडलाइन रिवाइज की हैं वो जो है इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है नहीं। प्लीज़ रेफर फॉलोइंग MOD DOESW लेटर नंबर ये दिया हुआ है, इसे डेट ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो दे रखा है लेटर नंबर 9 अक्टूबर 2000, ठीक है, कोई बात नहीं इसको है। अच्छा ये, हाँ तो ये जो पहले का जो डिफेंस दिया हुआ है कोई बात नहीं है। इन लाइन विद पार्शियल मॉडिफिकेशन इन रेफरल सिस्टम बाई CGHS रिलेटेड गाइडलाइन फॉर रेफरल प्रोसीजर फॉर कंसल्टेशन, जो रेफरल प्रोसीजर है कंसल्टेशन उसके बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड विद ECHS, जो ECHS से एम्पैनल्ड हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उनके लिए गाइडलाइन है ECHS आर एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो ये गाइडलाइन जो है ऐसी डिटेल है, ये है जो है इसका, जैसे ट्रीटमेंट एट प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं किस प्रकार से, आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जो उससे है अपना पैनल में है उसमें आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं जाकर किसी भी, ठीक है नहीं। तो बोलता है ए सिंगल रेफरल फॉर स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन के देने के लिए जो एक रेफरल है उसको कितना दिन के लिए क्या है, ए रेफरल इशूड बाय एनी मेडिकल ऑफिसर ऑफ एन ECHS पॉलीक्लिनिक विल बी वैलिड फॉर 3 मंथ। पहले क्या था, ये 1 मंथ के लिए था। अभी जो है किसी भी पॉलीक्लिनिक से
कोई भी मेडिकल ऑफिसर अगर उसको करता है तो 3 मंथ के लिए हो गया, 3 महीने के लिए हो गया ये लागू। 3 महीने के इसे से एक बार आपने ले लिया रेफरल, उसके बाद आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जाएंगे किस लिए वो मैं आपको बताऊंगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द बेनिफिशियरी मे कंसल्ट 2 मोर स्पेशलिस्ट। अब मान लो एक स्पेशलिस्ट का आपने लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्पेशलिस्ट का लिया है कि आपने बोला है कि सर मेरे सर में दर्द रहता है, तो अब वो चेक बोलेगा ठीक है आप सर में दर्द है, तो आप लिख देगा कि भाई जो आप जो है कान चेक कराओ और आँख चेक कराओ, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा कानों वाला डॉक्टर स्पेशलिस्ट, उसको भी आप उसी रेफर में चेक करा सकते हो। पहले क्या था, पहले ये था कि भाई अगर उसने लिख दिया कि भाई आप जो है कान चेक करा के आओ, तो आपको रेफर दोबारा लाना पड़ता था, उस रेफर से नहीं होता था, फिर आपको रेफर दोबारा लाना पड़ता था उसके लिए, और फिर आपको वहाँ जाना पड़ता था इसी चश्मे। अब ऐसा नहीं है, अब जो है उसी रेफरल में आपके कान भी चेक हो जाएंगे। अगर कानों वालों ने बोल दिया कि नहीं भाई आँखों वालों के पास जाओ, वो भी चेक कराओ आप, क्योंकि सिर का दर्द तो जो है आँखों से भी कानों से सभी से होता है ना संबंध, तो आप आँखों वालों के पास भी जा सकते हो उसी दिन उसी रेफरल से स्पेशलिस्ट के पास में। तो तीनों डॉक्टरों को आप 3 स्पेशलिस्ट को आप चेक करा सकते हो उसी रेफर से 3 महीने तक, और 3 महीने तक इन रिकमेंडेड बाय द प्राइमरी स्पेशलिस्ट। एक मैक्सिमम जो है कंसल्टेशन कितने ले सकते हो आप, 6 बार वहाँ पर जा सकते हो, 6 बार। जैसे आज चले गए, आज उन्होंने चेकिंग के लिख दिया कि भाई आप इसको चेक कराओ, इसको चेक कराओ, आपका हो गया, मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली, आपने लिख दिया कि भाई आपको MRI करानी है, तो आपको जो है MRI के लिए डेट दे दी उसने अगली, तो आप फिर उसी रेफरल को लेकर के फिर उसी से MRI करा सकते हो। इस प्रकार से फिर आगे फिर उसने बुला लिया भाई ठीक है 1 महीने बाद फिर आना, तो आप 1 महीने बाद कि 1 महीने की दवाई खाओ फिर आ जाना, तो उसी रेफरल से आप फिर 1 महीने जा सकते हो। कहने का मतलब 3 महीने तक 6 बार जा सकते हो। अगर वो 15-15 दिन में बुलाते हैं आपको, तो भी आप 3 महीने 6 बार उस रेफरल से जा सकते हो, एक ही रेफरल से। तो ये आसान हो गया ना, आपको इस CHS में सिर्फ 1 दिन जाना पड़ा और आप जो है हॉस्पिटल में 6 बार जा सकते हो उसी रेफरल से, और 3 महीने तक अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। अब आगे देखते हैं, बाद में आपको बताऊँ किस प्रकार से आपको क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर एडवाइज्ड बाय स्पेशलिस्ट ऑफ एम्पावर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल आफ्टर रेफरल बाय ECHS। नो फर्दर रेफरल फ्रॉम ECHS PC shall be required for undergoing routine listed investigation and the minor procedure not requiring admission in the hospital as advised by the specialist। अगर आपको स्पेशलिस्ट के लिए एडवाइस करने के लिए एडमिशन के लिए बोलते हैं, तब भी दूसरे रेफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल आपका रूटीन प्रोसीजर करते हैं, चेकिंग के लिए बोलते हैं, तो अलग दूसरे रेफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से सब कुछ हो जाएगा। विदिन द वैलिडिटी ऑफ पीरियड 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जिस डेट से इशू हुआ है उसकी 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी है। रेफरल हाउएवर रेफरल फ्रॉम ECHS PC shall be required for special investigation like CT scan, MRI scan, PT scan and any other investigation costing over 3000 एंड अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस लेटर में ये 3000 लिखा था उन्होंने, लेकिन इसके बाद एक लेटर और निकल चुका है, वो लेटर मैं आपको दिखा दूंगा कभी। उसमें चाहे 3000 से ज़्यादा हो चाहे कुछ भी हो, आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो, ठीक है नहीं, कोई लिमिट नहीं है 3000 तक के कि इन्वेस्टिगेशन की लिमिट होगी। ये लिमिट जो है इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है नहीं, 3 महीने तक, चाहे वो कितने का भी इन्वेस्टिगेशन है वो आपको करेंगे उसी रेफरल से, दोबारा रेफरल लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, corresponding referral would be required from medical officer of ECHS PC for any procedure requiring admission in the hospital which would be valid for 3 months। किसी भी प्रोसीजर के लिए एडमिशन के लिए 3 महीने के लिए वो रेफर वैलिड रहेगा आपका। इन पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ पैरा 3 ऑफ लेट अंडर रेफर 1A द स्पेशल प्रोविजन ऑफ ECHS बेनिफिशरीज to avail consultation, investigation, treatment procedure shall
हेयर आफ्टर अप्लाई टू ECHS बेनिफिशियरी एज्ड 70 ईयर्स एंड अबू एज द अगेंस्ट 75। अब पहले जो क्या थी कि अगर 75 का उम्र का हो जाता आदमी तो उसको रेफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्पेशल जा सकता है वहाँ पर अपना कार्ड लेकर के, ECHS कार्ड लेकर के। लेकिन अभी ये उम्र कर दिया 70 की, वो 70 के बाद ही अगर हो जाता है, कोई 70 का हो जाता है तो उसको रेफर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उसको ECHS में जाने की ज़रूरत है। वो अपना सीधा का सीधा कार्ड लेगा और वहाँ पर चला जाएगा। ट्रीटमेंट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या क्या ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे टर्म्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल वुड इंक्लूड ऑल AIAMS इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, INIS, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूशन, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, ये जितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं इनमें भी इसी प्रकार से आपका मेडिकल इंस्टीट्यूशन अंडर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपका फ्री इसी प्रकार से इलाज हो जाएगा कार्ड से। नो रेफरल और परमिशन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अंडरगोइंग कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट प्रोसीजर इंक्लूडिंग अनलिस्टेड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। क्या है कि इनके लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ठीक है नहीं। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अंडर एमरजेंसी एंड पोस्ट ऑपरेटिव फॉलो एज ट्रीटमेंट द इंस्ट्रक्शन रिमेन द सेम एज पर एक्सप्लेन्ड रूल्स, तो उसके अनुसार दिस हैज द अप्रूवल ऑफ MD ECHS। अब ये जो है मैंने आपको बता दिया। अब आता है कि आपने वहाँ से बिल बनाया, हॉस्पिटल में लेके गए, आपने वो कर लिया, उसको डॉक्टर को अपॉइंटमेंट ले लिया, जाके हॉस्पिटल में आपने बिल बना लिया। बिल बनाने में आपको कोई पैसा देना नहीं है, आपको सिर्फ जो है अपना ECHS कार्ड देना है और आधार कार्ड मांगते हो। और अभी हो सकता है आधार कार्ड की भी छूट हो गई होगी, वो पूरा लेटर अभी मेरे होगा तो मैं आपको बता दूंगा बाद में, तो वो मांगेंगे। उसके बाद में आपका जो है आपका बिल बना देंगे, वो आप सीधे स्पेशलिस्ट के पास चले जाएंगे जहाँ दिखाना है OPD में, वहाँ पर आपको बता देंगे, नाम लिखवा देंगे, वो आपको बता देंगे भाई आपका 4था नंबर है, 5वां नंबर, आप बैठ जाओ। आपका जैसे नंबर आएगा वहाँ पर स्पेशलिस्ट को दिखा दिया। अब उसने आपको लिख दी दवाइयाँ। अब जा कर के दवाई लेकर के आपने तुरंत उसी समय हॉस्पिटल से दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आपने उसी समय हॉस्पिटल से दवाई ले ली तो आपका जो है वो क्लेम नहीं होगा। आपने जाना है अपने उसी ECHS में जहाँ से आपने रेफ़र लिया था, उनको बताना है जी ये दवाई लिखी है। वो दवाई ज़रूरी बात है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर लिखेंगे, वो महंगी दवाई लिखेंगे, वो आपको ECHS में नहीं मिलेंगी। वहाँ पर कोई 1-2 दवाई मिल जाएगी क्योंकि वो महंगी दवाई लिखते हैं, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने वहाँ से बोला ठीक है मुझे आप दवाई नहीं है, आप NA कर दीजिए, वो आपको NA दे देंगे। आप NA देने के बाद में वो कितनी भी महंगी दवाइयाँ हैं आप अपनी दवाइयों को खरीद लीजिएगा। खरीद करके जहाँ से दवाई खरीदेंगे उनको बोलना भैया हमारे को GST वाला बिल दे दो, बिना GST का बिल मत लेना, बोला हमारे को चाहिए GST वाला बिल। जब GST वाला बिल ले लेना, अपना दवाई पैसे पेमेंट कर देना, वो बिल लेकर के आप आ जाना है। आपने GST वाला बिल लगाना है, आपने जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर साहब ने लिखा है जिसमें दवाई लिखे हैं इस पर्चे में, वो पर्चे की फ़ोटोकॉपी लगानी है। GST वाला बिल ओरिजिनल लगाना है। आपने जो NA लिया है ECHS से उसको भी ओरिजिनल लगाना है। आपने अपने बैंक की ब्लैंक चेक हो, चाहे बैंक की जो पासबुक है उसका पहला पेज, उसकी फ़ोटोकॉपी लगा दो, चाहे ब्लैंक चेक लगा दो, वो लगा देना है। ECHS कार्ड का जो आपका है ECHS कार्ड लगा देना है। आधार कार्ड की छूट हो गई है, अभी आधार कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कंटिजेंसी बिल आता है जो आपको ECHS वाले दे देंगे अपने आप, बस उसको भरना है उस बिल को। उस बिल में सिर्फ अपना नाम लिखना है, कार्ड के नंबर लिखने हैं, और आपने उसमें अमाउंट है जो आपका वो अमाउंट लिख देना है, ठीक है नहीं। वो भर करके आपने उसी ECHS में दे देना है और आपका वो क्लेम कर देंगे। सारा का सारा पैसा वहाँ पर उसी समय साइन कर देता है। ECHS में जो भी दवाइयों वाले होते हैं वो सारे ना साइन कर देते हैं। दो से साइन कराना पड़ता है, एक तो दवाई वाले से और एक जो अपने उस हिसाब को कर दे, उसी समय कर देते हैं वो, ठीक है नहीं।
कोई उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वो दे करके आपने दे देना है और आपने उसका स्टेटस भी आप जो है आजकल फ़ोन पे ही देख सकते हो कि आपकी जो है पेमेंट कहाँ तक पहुँची है। ठीक है नहीं, उसके लिए ईसीएचएस का ऐप अपने फ़ोन में लोड कर लो, डाउनलोड कर लो। उसके बाद वहाँ पर आपका अपने स्टेटस देख सकते हो और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने 1 महीने का आपने दवाई लेनी है, सिर्फ 1 महीने का। मान लो डॉक्टर ने वो रेफर तो दे दिया आपको 3 महीने के लिए और दवाई लिख दी उसने कि भैया मेरे पास 3 महीने बाद दिखाने, उसने दवाई लिख दी और बोला 3 महीने बाद मेरे को फिर दिखाना है। तो आपने 3 महीने की दवाई नहीं लेनी है, आपने सिर्फ 1 महीने की दवाई लेनी है, क्योंकि 1 महीने का ही आपका बिल पास होगा और 1 महीने का ही आपको एनए मिलेगा। 1 महीने की दवाई ले ली, दोबारा आपको ईसीएचएस में रेफर लेने की जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा 1 महीने के बाद ईसीएचएस से फिर अन्य ले लो कि जी मुझे जो 1 महीने की दवाई दी थी वो हो गई ख़त्म, अब मुझे जो है दोबारा दवाई लेनी है, आप मुझे अन्य दे दो। बस वो 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे, आपको अन्य दे देंगे। अन्य दे देंगे, वहाँ पर वो जाते ही दे देते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बोलेंगे क्यों बोलेंगे ना। आपने बोला जी मुझे दवाई लेनी है, मुझे अन्य दे दो, बस वो जाते ही आपको अन्य दे देंगे। आप अन्य लेकर के किसी भी मेडिकल स्टोर में जाना, उनको बोलना भैया ये मुझे दवाई चाहिए और इनका मुझे जीएसटी वाला बिल चाहिए, वो बिल ले लेना। फिर आपने वही कार्रवाई करनी है और हर महीने आपका क्लेम होता रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, आप अपनी बढ़िया दवाई खाते रहो और आपका इलाज बढ़िया हो जाएगा। अगर ज़्यादा पैसे का भी कोई इलाज होता है, मान लो कोई ऑपरेशन करना होता है, तो वो आरआर से लिखवाते हैं, आरआर हॉस्पिटल में, वहाँ जाके डॉक्टर से लिखवा के ले आओ। मान लो कोई ज़्यादा ही 2-4 लाख का अमाउंट होता है तो लिखवाते हैं, नहीं अन्यथा उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है प्रोसीजर। तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप जो है अपना 1000 रुपये लेना बंद कीजिए और इसी से कार्ड बना लीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में जो है ना कई तकलीफ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। आदमी को अचानक से बच्चों को लेके जाना पड़ जाता है और उस समय अगर इसी से कार्ड नहीं होता है तो 1000 रुपया तो क्या पता नहीं कितने लाखों रुपये लग जाते हैं। ठीक है नहीं, और उस समय आजकल फौजी जो जिंदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्र से जी रहे हैं, तो ये ईसीएचएस कार्ड की वजह से मैं देखा हूँ बहुत से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, लोगों को पैरालाइज हो जाता है, लेकिन ईसीएचएस कार्ड से अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते हो। कैंसर हो जाता है, अच्छे से हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ से अच्छा इलाज हो जाता है उनका। पैसे दे के इतना इलाज नहीं हो सकता है। ठीक है नहीं, पैसे दे करके चाहे होगा तो वो आदमी लोग कर जाएगा, नहीं तो डॉक्टर भी सोचेंगे इसको इतना महंगा दवाई नहीं लिखता हूँ। और ईसीएचएस कार्ड की वजह से डॉक्टर भी अच्छी महंगी वाली दवाई लिख देते हैं, ताकि ये उनको पता है ये खरीद लेगा, उनका पैसा वापस मिल जाएगा, अच्छी दवाई लिख देते हो। तो इसलिए मैं ये जानकारी दी है, आपको अच्छे लगे तो ज़रूर इसको लोगों के पास शेयर कर देना। आपका भी को भी अच्छा धर्म का काम होगा, मेरे को भी धर्म का काम होगा कि किसी न किसी को जो नॉलेज नहीं होगी उसको नॉलेज मिल जाएगी, अपना इलाज करा लेगा, बच्चे सुन लेंगे उसको तो उनको पता होगा कि हमारे पापा को कैसे हमके लेके जाना है। ठीक है नहीं, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस प्रकार की जानकारियाँ हमेशा मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत।